नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। शाम के 4 बज चुके हैं और अब वक्त है देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का, जिसमें सबसे पहली खबर पर नजर डालते हैं जो है राजस्थान से जुड़ी, जहां आपको बता दें कि आज राजस्थान को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी गई। दूसरी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लालजी टंडन की प्रतिमा का आज अनावरण किया और कहा कि सज्जनता और सादगी की मिसाल थे लालजी टंडन। तो इस पर विस्तार से बात करेंगे। वही तीसरी खबर है, थर थर कांप रहा है इस वक्त अतीक अहमद। अब से कुछ ही देर में अतीक अहमद का जो पूरा काफिला है वो प्रयागराज पहुंचेगा। इस पर भी विस्तार से आपको बताएंगे कि फिलहाल ये काफिला कहां पहुंच चुका है। वहीं चौथी खबर है बागपत से, जहां पर महिला समेत 3 की हत्या से सनसनी फैल गई है। तो इन चारों ही खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा और अन्य खबरों पर भी डालेंगे नजर। तो आपको बता दें कि प्रयागराज की सीमा में माफिया के काफिले की एंट्री अब से कुछ ही देर में होने जा रही है। अब से थोड़ी ही देर में माफिया अतीक अहमद का काफिला पहुंचेगा प्रयागराज। शाम 5 बजे के करीब प्रयागराज पहुंचेगा माफिया का ये पूरा काफिला। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। माफिया का जो पूरा काफिला है वो इस वक्त प्रयागराज से करीब 95 किलोमीटर दूर है। तो लगभग 5 बजे करीब प्रयागराज पहुंचेगा ये पूरा काफिला। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज की सीमा में एंट्री होगी इस काफिले की। 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां इस काफिले में मौजूद हैं। तो बड़ी सुरक्षा के बीच में अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है और अब से कुछ ही देर में लगभग 5 बजे करीब प्रयागराज पहुंचेगा अतीक अहमद। तो साबरमती से प्रयागराज पार्ट 2, हालांकि इससे कुछ दिन पहले ही एक बार और प्रयागराज लाया गया था और उस दौरान लगातार परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं रास्ते में गाड़ी पलट सकती है, कोई हादसा हो सकता है, एनकाउंटर हो सकता है। यहां तक कि अतीक अहमद की बहन की तरफ से भी कुछ इसी तरीके का बयान सामने आया था। वही तमाम विपक्षी पार्टियां भी इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं दे रही थी, जिसके बाद में सुरक्षा के बीच में ही अतीक अहमद को वहां से लाया गया था और वापस पहुंचाया गया। और अब दोबारा से कड़ी सुरक्षा के बीच में अतीक अहमद को दोबारा से प्रयागराज अब लाया जा रहा है। लेकिन इस दौरान जो बातें सामने आई हैं, जो बयान अतीक अहमद दे रहा है, वो कहीं ना कहीं उससे ये नजर जरूर आता है कि अब माफियागिरी खत्म हो चुकी है। जिस माफिया से कभी लोग कांपते थे, आज वो माफिया खुद थर थर कांप रहा है, ये जरूर नजर आ रहा है। उसने खुद कहा है कि माफियागिरी खत्म है, मिट्टी में मिल गया, अब रगड़ा जा रहा है। ये बयान सामने आया है माफिया अतीक अहमद का। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मनीष मिश्रा जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मनीष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? अभी फिलहाल काफिला कहां पर पहुंचा है अतीक अहमद का? देखिए, आपको बता दूं कि प्रयागराज से करीब 100 किलोमीटर की दूरी अभी बची है। माना जा रहा है करीब 1 से 1.5 घंटे के समय और वक्त लगेगा जब प्रयागराज पुलिस प्रयागराज लेके पहुंचेगी माफिया अतीक अहमद को। पर देख सकते हैं जिस तरीके से पूरा चौक चौबंद तैयारी की गई थी साबरमती से लेके और प्रयागराज तक की दूरी कवर करने में। और हमने देखा था कि जहाँ पे हमने पहले ही न्यूज़ इंडिया की खबर पहले बता दिया गया था कि 20 चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पे उसको रोका जाएगा, जिसमें से एक झांसी का भी था। झांसी में देखा था कि सुबह करीब 7:30-8 बजे के करीब जब अतीक अहमद को लेके पुलिस लाइन पहुंची, रिजर्व पुलिस लाइन पहुंची थी, उसके बाद जब वहां से काफिला निकला है तो बांदा होते हुए सीधे प्रयागराज की तरफ रुख कर लिया है। तो माना जा रहा है करीब भी 1 से 1.5 घंटे का वक्त और लगेगा जब माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज लेके पहुंचेगी। वारंट बी में जब पेशी की जाएगी उसके बाद प्रयागराज पुलिस रिमांड पे लेगी। तो माना जा रहा है जिस तरीके से अतीक अहमद को बुलाया जाएगा, उसके बाद असद और शाइस्ता की जो जिस तरीके से लोकेशन है, जिस तरीके से उसको छुपाने का काम किया जा रहा है, उसकी पूरी ट्रेसिंग हो पाएगी और जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनसे भी आमने सामने बैठा के पूछताछ की जा सकी। तो माना जा रहा है कि अतीक अहमद को प्रयागराज लाने के बाद जो उमेश का पाल हत्याकांड है उसमें जो अहम सुराग है वो मिलते हुए नजर आ सकते हैं। और जो अभी तक फरार है असद, गुड्डू जामली और शाइस्ता, इनकी भी लोकेशन ट्रेस की जाती है। हालांकि अतीक अहमद जब मीडिया से बीच में रूबरू हुआ तो उसने खुद कहा था कि मेरी पत्नी और मेरे जो परिवार वाले उनको परेशान नहीं किया जाए, अब मेरा कोई माफिया राज नहीं बचा है, मुझे मिट्टी में मिला दिया गया है और वैसे भी अब मुझे सिर्फ रगड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक तरीके से एक बाहुबली के रूप में था माफिया अतीक अहमद की, जहाँ एक रौबदार जो देखा जाता था, अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरी अगर आप रूपरेखा देखेंगे तो वो जिस तरीके से लाया जा रहा है प्रयागराज लाया जा रहा है, उसके बाद जो बॉडी लैंग्वेज है या फिर जिस तरीके के माफिया अतीक अहमद के जो देखा जाता था, अब उसमें देख सकते हैं कितना बदलाव है। और यही फर्क दिखता है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का और कानून के राज का। जी, जिस तरीके से देखा जाए तो अतीक के साथ साथ उसके भाई अशरफ को भी आज प्रयागराज लाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
हाँ जी, देखिए आपको बता दूं करीब 9 से 9:30 बजे का वक्त था जब बरेली से अशरफ को लेकर निकली थी और लमसम उतना ही समय लगेगा जब प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ दोनों वहां पहुंचेंगे। तो माना जा रहा है करीब 4:30 5 से 5:30 का वक्त रहेगा जब दोनों भाई प्रयागराज पहुंचेंगे और प्रयागराज में उनको फॉरेन बी के तहत कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद उन लोगों को रिमांड पे लेने की बात की जाएगी। तो मान रहा है कि जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड में जिस तरीके से अशरफ ने पूरी प्लानिंग की थी, बरेली जेल में रह के पूरी कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया था, उसी में अतीक अहमद की जिस तरीके से पूरी जो रणनीति या फिर टीम मैनेजमेंट था, उन दोनों को जोड़ के आज कर दी जाएगी। और माना जा रहा है कि दोनों भाई को एक साथ बैठा के उनके द्वारा जो लोग पकड़े गए हैं, जो दिल्ली से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, मेरठ से उनके बहनों की गिरफ्तारी हुई, उसकी नौकरी की गिरफ्तारी हुई, उनसे अहम सुराग मिलते हुए नजर आ सकते हैं। और बताया जा सकता है कि अब जो आने वाले समय अगर रिमांड मिलती है उसके बाद अतीक अहमद और अशरफ से बहुत ज़्यादा सुराग मिल सकते हैं यूपी पुलिस और एसटीएफ को। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मनीष। और इसी के साथ चलिए अब 4 के चक्रव्यूह में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सिंगर मीका सिंह दोहा कतर में इस वक्त है, जहां उन्होंने खरीदारी की और इंडियन करेंसी से ही उन्होंने अपना लेन देन भी किया। इसे लेकर सिंगर मीका सिंह ने कहा है कि हम दोहा कतर में हैं और अच्छी बात यह है कि यहां भारतीय करेंसी में भी खरीदारी कर सकते हैं। थैंक्स टू मोदी जी। मीका सिंह ने इस पूरे का वीडियो बनाकर अपने फैंस को साझा भी किया है। वो वीडियो आपको दिखाते हैं। ये पूरा हिंदुस्तानी पैसा पूरे वर्ल्ड में चलेगा, कतर में तो चल रहा है। जय हिंद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, हेलो इंडिया, दिस इज मीका सिंह एंड प्राउड मोमेंट की बात है कि राइट नाउ आई एम इन कतर दोहा और हमारे इंडियन मनी, इंडियन करेंसी में यू कैन शॉप। जो भी आपको शॉपिंग करनी है आप इंडियन करेंसी ले सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। सो थैंक्स टू मोदी जी, सल्यूट टू यू, बिकॉज ऑफ यू ये पूरा हिंदुस्तानी पैसा पूरे वर्ल्ड में चलेगा, कतर में तो चल रहा है। वहीं सुबह अध्यक्ष ओपी राजभर से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान ओपी राजभर ने निकाय चुनाव और अतीक अहमद को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। सुहेल, दो भारतीय समाज पार्टी ने आज कई प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिसमें 5 नगर निगम भी हैं, कई नगर पालिका हैं, साथ ही साथ कई नगर पंचायत भी हैं। किस तरीके से इसको देख रहे हैं? आज आप चुनाव में जा रहे हैं और लगातार आप भाजपा से भी मिल रहे हैं, बसपा के बारे में भी कह रहे हैं और आज आपके प्रत्याशी इंडिविजुअल घोषित हो रहे हैं, तो क्या मानते हैं किससे आपकी लड़ाई है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। अपने विचारों को लागू करने के लिए, प्रदेश में विकास के लिए, जो आज़ादी के बाद वंचित शोषित लोग हैं, जिनके यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, विकास की किरण नहीं पहुंची, जहां कूड़ा कचरा अभी भी पड़ा है, उसके व्यवस्था नहीं है, इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। आपने 5 प्रत्याशी नगर निगम के घोषित किए हैं, जिसमें 2 से 3 तो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। आप कह रहे हैं ओबीसी वर्ग की बात करेंगे, पिछड़ा और देखिए उठा के ओबीसी भी है, दलित भी है और सामान्य वर्ग भी है। ब्राह्मण की संख्या ज्यादा है? नहीं, 2 है, अभी और करेंगे ना। आप लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, चाहे दयाशंकर सिंह हो, ब्रजेश पाठक हो, उनसे भी अभी आपने कल भी मुलाकात की और लगातार आप कह भी रहे हैं। तो क्या माना जाए, ये 2024 से पहले एक तरीके का सेमीफाइनल है, इसको क्या देख रहे हैं, किसके साथ जाएंगे? नहीं, देखिए, जब चुनाव, पंचायत चुनाव आता है तब आप लोग कहते हैं सेमीफाइनल है। बसपा की बात भी आप कर रहे हैं और भाजपा के लोगों से भी मिल रहे हैं, क्या माना जाए, किसके साथ जाएंगे? अभी जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के साथ। अभी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आज के तारीख में अगर रिजल्ट देखेंगे तो बसपा और कांग्रेस से तो मजबूत हैं। 1 एमएलए बसपा के, 2 एमएलए कांग्रेस के, हमारे तो 6 गो हैं। अतीक अहमद को आज फिर पेशी पर लाया जा रहा है। उन्होंने एक बयान दिया है कि ये साजिश है हमको मारने के लिए, जिस तरीके से बार बार हमको ले जा रहे हैं। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। उनको न्यायालय में भरोसा करना चाहिए। कोर्ट के आदेश पर उनको लाया जाता है और ले जाया जाता है। अगर ये बात होती तो विकास दुबे की तरह पहली बार में गाड़ी उलट गई होती, पलट गई होती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं। जब अपराध की दुनिया में गए तब उनको ये ज्ञान नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, तब सोच लेना चाहिए था। देखिए, दशा 10 दिन, दुर्दशा सब दिन, एक कहावत है। तो 10 दिन आनंद लिया उस कल्चर का, तो दुर्दशा कौन झेलेगा? जो उसमें लिप्त है वही ना झेलेगा। धन्यवाद। ये है सुहेल, दो भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई प्रत्याशी भी घोषित किए। साथ ही साथ उन्होंने बड़े पैमाने पर नेताओं को शामिल भी कराया और अपनी खुलकर बात रखी। कैमरामैन निखिल के साथ में इसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ।
और 4 के चक्रव्यूह में अब अगली खबर है बागपत से, जहां पर महिला समेत 3 लोगों की गला दबाकर हत्या कर दी गई और ट्रिपल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने हालांकि इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। शासन प्रशासन के तमाम कवायदों के बाद भी प्रदेश में क्राइम कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है। खबर बागपत की आपको बता रहे, जहां छपरौली थाना क्षेत्र के शबगा गांव में महिला समेत 3 लोगों की गला दबाकर हत्या कर दी गई। ट्रिपल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुट गई है। पता लगता जी हमारे से तो दूर रहे कुंबे के मारे नहीं तो किसने किस किस को मारा? मतलब इनके लड़के ने मारा जी, ऋषि पाल के लड़के ने मारा अपने पप्पू को, अपने चाचा को, अपनी बुआ को। क्या नाम है लड़के का? मालू, वो अंजल है जी, अंजल उर्फ मालू। कोई विवाद नहीं था जी। तो 8 दिन पहले भी जमीन ले लग रहे थे। अच्छा, अब वो पकड़ लिया लड़का? नहीं जी, वो आज नहीं लगा जी। तो मार के भाग गया वो? मार के भाग गया। तो पता कैसे चला हत्या कर दी? उसकी बहू ने बताया जी मालू की। वो पहले तो मालू बताया अपनी बुआ का, दूसरी बुआ सिरसिली है जी। अच्छा, ठीक है जी। तो वहाँ बता जाकर ऐसे ऐसे मैं उन्हें मारी, आप फुकवा दो। रामपुर की स्वार विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने के बाद में एक बार फिर से उपचुनाव होना है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 13 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर भी अधिसूचना जारी हो चुकी है। ऐसे में स्वार विधानसभा सीट और निकाय चुनाव पर दावेदारी करने वालों का तांता लगा हुआ है। स्वार विधानसभा सीट के लिए अपना दल सोनेलाल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष आशीष पटेल आज रामपुर पहुंचे। उन्होंने बिलासपुर के माठखेड़ा रोड स्थित उत्सव पैलेस में कार्यकर्ता, पदाधिकारियों और आवेदकों के साथ में आज बैठक की। हमारे सरदार और प्रमुख कार्यकर्ता और आवेदकों के साथ ये बैठक की। कार्यकर्ता सम्मेलन कुछ दिन पहले हमारा स्वार में हो चुका है, जहां पर उपचुनाव था और सारे कार्यकर्ता उपचुनाव के लिए लग चुके हैं। आज मेरे आने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि संगठनात्मक चीज़ों में अगर किसी प्रकार की कोई कमी बेशी हो तो उसको हम लोग ठीक कर सकें। देखिए, उपचुनाव में स्वार में होना है। मेन मुद्दा वहाँ का जो आपकी भी पार्टी के कार्यकर्ता हुई और वहाँ की जनता हो, उसका मेन मुद्दा है कि एक स्थायी क्षेत्र का ही क्या कहते हैं प्रत्याशी होना चाहिए। नहीं, देखिए, यहाँ पर जो प्रत्याशी लड़ेगा वो अपना दल निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संयुक्त प्रत्याशी लड़ेगा। प्रत्याशी कौन होगा, कहाँ से होगा, क्या होगा, ये समय आने पर तय हो जाएगा। लेकिन मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, प्रत्याशी जो भी होगा वो क्षेत्र की जनता के हित के लिए रामपुर के स्वार विधानसभा से लेकर के लखनऊ की गलियों तक वो संघर्ष करेगा। नहीं, जनता की ये मांग है कि जो प्रत्याशी हो वो क्षेत्र का ही हो। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जो भी प्रत्याशी होगा, एक्स वाई जेड कोई भी होगा, वो तीनों पार्टियां मिलकर के। वहीं कन्नौज में ग्रामीणों ने लेखपाल को बंधक बनाकर पीटा है। मामला पुरवा कोतवाली क्षेत्र के पलेरा गांव का है। बताया जा रहा है कि लेखपाल गांव में जमीन की जांच पड़ताल करने गए थे और इसी दौरान ग्रामीणों ने बंधक बनाकर मारपीट की। लेखपाल को करीब 5 घंटे तक ग्रामीणों ने बंधक बनाए रखा। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल जुट गई है। ये मामला ये है कि हमारे क्षेत्रीय लेखपाल राम खानपुर पलेरा एक स्थान पड़ता है, गांव पड़ता है, वहाँ पे गए थे जो ग्राम समाज में जो अवैध रूप से जो गेहूं की फसल कर रखी उसकी पड़ताल करने। तो वहाँ पे कुछ ग्रामीणों ने इनको बंदी बना लिया, इनके साथ अभद्रता की, मारपीट की, इनका फ़ोन वगैरह छीन लिया। तो अभी हम लोग जिला अस्पताल में आए हैं जहाँ पे उनका उपचार चल रहा है। सर, लगभग क्या कार्रवाई हुई अभी तक आरोपी के खिलाफ? जो पकड़े गए हैं, जो ग्रामवासी पकड़े गए जो इस कांड में लिप्त थे, तो उनके खिलाफ प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है थाना चटिया। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता राहुल इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। राहुल, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? लेखपाल को बंधक बनाया गया है। जी देखिए, जिस तरह की एक लेखपाल भूमि की पड़ताल करने पहुंचा था, कहा लेखपाल को ग्रामीणों ने बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट कर दी। हालांकि जैसे ही इसकी जानकारी अधिकारियों को हुई तो मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने उस लेखपाल को कड़ी मशक्कत के बाद उसे छुड़वा पाया और उसके बाद उसे उपचार के हेतु भर्ती कराया गया। वहीं इस मामले में नायब तहसीलदार को जैसे ही सूचना मिली तो नायब तहसीलदार ने थाना ठटिया में एक अभियोग भी पंजीकृत कराया है। हालांकि पुलिस का इस मामले में कहना है कि जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं घायल लेखपाल का उपचार जारी है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।
वहीं सिद्धार्थनगर जिले के सदर थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात लखनऊ के स्वर्ण व्यवसायी से हुई 12 लाख की लूट का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने 100% सामानों की बरामदगी कराते हुए 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता सद्दाम खान ने एसपी अमित कुमार आनंद से खास बातचीत की है। लखनऊ के स्वर्ण व्यवसाय से करीब 12 लाख के जेवरात के लूट का खुलासा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद जी। सर, बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है, लूट का खुलासा 24 घंटे के अंदर, सर कैसे? 10/11 अप्रैल की रात्रि को एक स्वर्ण व्यवसायी है हनी रस्तोगी, जो मूल रूप से थाना चौक लखनऊ के रहने वाले हैं। ये सिद्धार्थनगर महीने में 3 से 4 बार आते हैं। ये उस दिन 10 तारीख को आए थे। दिन भर का अपना कार्य करने के बाद रात्रि में इनको ट्रेन पकड़ के वापस लखनऊ जाना था। यहाँ एक किराए के मकान में रहते थे। जैसे ही ये अपने मकान से बाहर निकले थे, कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा इनके ऊपर चाकुओं से वार किया गया था और इनका जो आभूषण का बैग था वो छीन के भाग गए थे। इस सूचना पे तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया, घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जिनकी स्थिति सामान्य है इस समय, और इसमें टीमों का गठन किया गया। और इसमें हमारी एसओजी टीम और थाना सिद्धार्थनगर की टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के भीतर घटना का अनावरण किया और 100% माल की बरामदगी करी है। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। धन्यवाद। ये थे पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद, जिन्होंने बताया कि आगरा से जो लखनऊ के स्वर्ण व्यवसायी हैं उनके साथ जो लूट हुई थी, पुलिस ने उसका खुलासा 24 घंटे के अंदर 3 लोगों को गिरफ्तार करके किया है। सद्दाम खान, न्यूज़ 1 इंडिया। और 4 के चक्रव्यूह में अब अगली खबर अलीगढ़ से, जहां कानपुर जिला जज के खिलाफ बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों ने कोर्ट के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने कोर्ट के सामने रोड को जाम करके प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि कानपुर बार एसोसिएशन के आह्वान पर अलीगढ़ में वकीलों ने यह प्रदर्शन किया है। बताते चले कि अलीगढ़, कानपुर समेत 65 जिलों में वकीलों का यह प्रदर्शन चल रहा है। आज की जो हड़ताल है कानपुर बार एसोसिएशन के आह्वान पर की गई है। पिछले 15 दिनों से कानपुर की जो बार है लगातार हड़ताल कर रही है, क्योंकि वहाँ के जिला जज अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। वो किसी की सुनने को तैयार नहीं। पूरा कानपुर, पूरा न्यायपालिका पूरी भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। और आज हमसे समर्थन मांगा गया है। आज उत्तर प्रदेश के 65 जिलों के अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। अलीगढ़ बार एसोसिएशन उनको समर्थन देती है और कल उनका समर्थन करने के लिए हम कानपुर जाएंगे। और दूसरी हमारी मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को पूरे उत्तर प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। अगली खबर अमरोहा से है, जहां गजरौला थाना क्षेत्र के पपसरा खातर गांव में अमरोहा जिला प्रशासन का अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि अमरोहा जिला प्रशासन ने गौकशी व गैंगस्टर के आरोपी की 28,91,000 की संपत्ति को कुर्क किया। इसके साथ ही प्रशासन ने आरोपी के मकान और कृषि भूमि को कुर्क किया है। बताते चले कि धनोरा तहसीलदार ने राजस्व टीम व पुलिस की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई है। चुनाव की घोषणा होते ही शराब माफिया भी अब सक्रिय हो गए हैं, लेकिन पुलिस भी चुनाव को लेकर पूरी तरह एक्टिव मोड में है। खबर है कि कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना के आधार पर यूपी एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई। पुलिस ने इस कार्रवाई में करीब 300 पेटी अवैध शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि अवैध शराब पंजाब से तस्करी कर बिहार ले जाई जा रही थी। कानपुर पुलिस एवं एसटीएफ की संयुक्त टीम के द्वारा थाना कल्याणपुर क्षेत्रांतर्गत एक डीसीएम को इंटरसेप्ट किया गया, जिसके बारे में ये सूचना थी कि वह अवैध रूप से शराब तस्करी में संलिप्त है और पंजाब से शराब लेकर बिहार जा रहा था। इस डीसीएम में 2 लोगों को मौके पर हिरासत में लिया गया। जो गाड़ी का ड्राइवर है वो मूल रूप से वैशाली बिहार का रहने वाला है और जो गाड़ी का क्लीनर है वो अलीगढ़ का रहने वाला है। इस गाड़ी में सामने की तरफ तरबूज लदा हुआ था और उसके पीछे उसकी आड़ में लगभग 250 पेटी जो कि बंद पेटियां हैं, उसके अलावा कुछ बोरी में खुली शराब है। कुल मिलाकर 2226 लीटर अंग्रेजी शराब लदी हुई थी। इस सारी शराब को पुलिस के द्वारा सीज कर लिया गया है। इन दोनों लोगों से पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनसे पूछताछ में जो लाभप्रद जानकारी प्राप्त होगी उसके आधार पर इसमें आगे भी कार्य किया जाएगा। निकाय चुनाव की घोषणा के बाद शराब माफिया सक्रिय हो गए, लेकिन पुलिस भी एक्टिव मोड पर है। आज सुबह कल्याणपुर थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से पंजाब से 300 पेटी शराब बिहार ले जा रही थी।
ऐसे में पुलिस ने छापेमारी कर उस ट्रक को बरामद किया और 300 पेटी अवैध शराब भी बरामद की है। पुलिस के साथ एसटीएफ ने भी संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। आपको बताते चलें कि निकाय चुनाव की घोषणा के बाद वोटरों को रिझाने के लिए अक्सर प्रत्याशी शराब का वितरण करते हैं, शराब को बांटते हैं, जिसको लेकर पुलिस पूरी तरह सक्रिय है। किसी भी तरीके के वोटरों को रिझाने के लिए शराब माफिया शराब की बिक्री ना करे, शराब को वोटों को रिझाने के लिए उनको बांटे ना। ऐसे में पुलिस लगातार कार्रवाई करे और चेकिंग अभियान भी शुरू हो गया है। इसी को देखते हुए आज एसटीएफ और कल्याणपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 300 पेटी शराब बरामद की है। और सबसे खास बात है कि तरबूजों के पीछे एक ट्रक में तरबूज थे, उसके पीछे शराब की पेटियां छुपा के ले जाई जा रही थी। फिलहाल इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कल्याणपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले में डीसीपी वेस्ट विजय ढुल ने बताया इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और शराब माफियों पर शिकंजा कसा जाएगा, जिससे कि शराब के गलत तरीके चुनाव में इस्तेमाल न। वहीं चंदौली के नौगढ़ विकासखंड के सत्यनारायणपुर में परिषदीय विद्यालय में अध्यापकों का मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि लेट लतीफी के मामले में शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापकों में ये जमकर मारपीट हुई। मारपीट में सहायक अध्यापक विवेक मौर्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसका नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं बताते चले कि वायरल वीडियो का बीएसए सत्येंद्र कुमार ने संज्ञान लेकर फिलहाल मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। अगली खबर है मेरठ से, जहां पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की फैक्ट्री से 40,000 किलो मांस नष्ट किया गया। बताया जा रहा है कि 7 सैंपल फेल होने के बाद में सभी मीट को नष्ट किया गया है। अवैध मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री और पैकेजिंग मामले में मंत्री पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था। दर्ज हुए मुकदमे में परिवार सहित 17 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था और अभी तक पुलिस ने पूर्व मंत्री पर 30 करोड़ 77 लाख की संपत्ति को कुर्क करके बड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। मेरठ के हस्तिनापुर के पलरा गांव में हुई विशु की हत्या के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। बताया जा रहा है कि जेल गए ग्राम प्रधान गजेंद्र की पत्नी ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावी रंजिश में गांव में रोजाना झगड़े हो रहे हैं। रंजिश के चलते उनके पति को जेल भिजवाया गया और इसके साथ ही प्रधान की पत्नी ने कहा कि घटना वाले दिन परिवार सहित एक सगाई समारोह में वो गई थी। तो प्रधान जी ने तब बताया कि यहाँ पे ऐसे झगड़े में मेरा नाम दर्ज है, यहाँ पे रिपोर्ट हुई है मेरे नाम से और यहाँ ये है कि जो भी गांव में दंगे फसाद हो रहे हैं कि प्रधान जी करवा रहे हैं और मुस्लिम जातिवाद का जो मामला है, मुस्लिम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं प्रधान जी और मतलब चुनावी रंजिश के कारण ही सब कुछ ये झगड़ा हो रहा है। और जब हम वहाँ पे थे नहीं, हम सगाई समारोह में गए थे तो तब वहाँ पे झगड़ा हुआ था गुज्जरों का और मुस्लिम लोगों का। तो वहाँ पे गोलीबारी हुई तो एक लड़के को मतलब गोली लग गई थी तो वो वहाँ पे ही मौके वारदात पे। तो मेरठ से ये पूरा मामला सामने आया जहां पर चुनावी रंजिश कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है और ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। विशु हत्याकांड में अब ये पूरा नया मोड़ इस वक्त निकलकर सामने आया है। तो प्रधान की पत्नी ने ही ये आरोप लगाए हैं कि चुनावी रंजिश निकाली जा रही है। आपको बता दें कि इस पूरे हत्याकांड में प्रधान जो है वो उसे इस वक्त जेल भेजा गया है, जिसको लेकर अब प्रधान की पत्नी थाने पहुंची, अपनी शिकायत दर्ज कराई है। उसका कहना है कि चुनावी रंजिश की वजह से उसके पति को जेल भेजा गया है। जिस दिन ये पूरा मामला हुआ था उस दिन वो अपने परिवार के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। अधिक जानकारी के साथ अतुल शर्मा हमारे से जुड़ गए। अतुल, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? हुई थी जिसके बाद गांव में आगजनी और जो खेत है उनको बवालियों ने फूंका था, जिस पर मौके पर पुलिस तैनात थी। पुलिस की तैनाती में ये सारा काम हुआ था। उसके बावजूद जिस तरह से ग्राम प्रधान को जेल भेजने का काम किया गया है, ग्राम प्रधान के जो परिवार है वो इस वक्त एसएसपी दफ्तर पहुंचा था। एसएसपी दफ्तर पहुंच करके उन्होंने न्याय की गुहार लगाई कि जिस तरह से पुरानी रंजिश को लेकर के चुनावी रंजिश के वक्त जिस वक्त चुनाव चल रहा था, प्रधान जीत गया था, जिसको लेकर के गुर्जर समाज के लोग विरोध कर रहे थे। उसके बाद जो हत्या हुई है उसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित बताया गया, लेकिन हम निर्दोष है। उस वक्त ना हम गांव में थे और उसके बावजूद हमारा नाम पुलिस ने हमको गिरफ्तार किया है। ठीक है, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अतुल। और चलिए इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।